उत्तर प्रदेश में भयंकर भूखमरी। 3 लोगों में से 2 लोग कटोरा पकड़ करके और अनाज के लिए लाइन लगा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई भूख से मरेगा नहीं, हर व्यक्ति को, हर लाचार को अनाज दिया जाएगा। अनाज लेने वाले कौन लोग हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनके पास बुलेट मोटरसाइकिल है, जिनके पास 4 पहिया से लेकर के ट्रक और बस है, वह लोग भी लाइन में लग करके अनाज ले रहे हैं। क्या हर 3 में से 2 नागरिक को लेना पड़ रहा है मुफ्त अनाज? मुफ्त अनाज दे करके सरकार चाहती क्या है? उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं। राशन लेंगे, राशन बेच देंगे। राशन की कोई कमी नहीं है, अच्छे ढनाढे लोग हैं, खेती बाड़ी है, नौकरी पेशा है, फिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? अगर देखा जाए तो कई समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया गया है, लेकिन फिलहाल दैनिक जागरण ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ की आबादी और 15 करोड़ लोग ले रहे हैं मुफ्त राशन। सबसे गरीब जिला तीर्थराज प्रयाग, जहां एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, वहां सबसे बड़ी गरीबी है। 3 में से 2 लोग हाथ में कटोरा पकड़कर अनाज के लिए लाइन लगाए हुए हैं। जब अनाज मिलेगा तो उनका पेट भरेगा, नहीं तो वह भूखों मर जाएंगे। राइट टू फूड, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी भोजन का अधिकार है, आहार पाने का अधिकार है। लेकिन इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, और सच में क्या 24 करोड़ में 15 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं? तो इसका मतलब यह क्या कि सरकार चाहती है कि पंगु बने रहो। जैसे अगर किसी के टुकड़ों पर हम पल रहे हैं तो हम आवाज उठाने लायक नहीं रहेंगे। हमारा काम एक ही है, 1 2 3 4 बाबूजी की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जय जयकार। और वह कहेंगे मानो भाइयों, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, और कितना खर्च किया गया है मुफ्त राशन देने में और प्रचार में कितना खर्च किया गया है, आइए हम इस पर भी बात करते हैं। इस पर कितनी विश्वसनीयता है? आधुनिक तकनीक के उपयोग से राशन जो वितरण प्रणाली है, उसमें कहा गया है कि बगैर किसी भेदभाव के हम सभी तक खाद्यान्न पहुंचाएंगे। उसमें हम यह नहीं देखेंगे किस बिरादरी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, हमें तो राशन देना है और वोट लेना है। EPOS मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इन मशीनों के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद ही लाभार्थी को राशन दिया जाता है। इससे फर्जी राशन कार्ड, दोहरी प्रविष्टि और अपात्र लोगों को मिलने वाले लाभ पर रोक लगने में मदद मिली है। सरकार का कहना है कि इससे पूरी प्रणाली अधिक पारदर्शी हम बनाने में सफलता अर्जित किए हैं। जैसा कि मैंने प्रयागराज के बारे में बताया, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसके बारे में हमने बताया, को कहो सकई प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? वहाँ सबसे अधिक लोग मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। प्रयागराज के लोगों, सुन लेना, ये आपके लिए प्रशस्ति का वाचन हम कर रहे हैं या फिर सबसे निंदनीय और शर्मनाक विषय है। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार भूखा न रहे तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। इसी उद्देश्य से राशन वितरण व्यवस्था को लगातार तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, कई प्रश्न सामने उभर रहे हैं। एक तो हमारा संविधान कहता है, संविधान का अनुच्छेद 21 का संदर्भ यदि ग्रहण करें तो यह कहता है राइट टू फूड का अधिकार देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, जिसमें डिग्निटी, गरिमा शब्द है। आइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मिड डे मील योजना शुरू हुई। कालाहांडी उड़ीसा में जो अकाल आया था, जहां तमाम बच्चों की मृत्यु हुई, उन सब मामलों पर मैंने प्रकाश डाला है। पहले भी हमारा विषय भी रहा है, क्योंकि जनहित याचिका वगैरह हम करते रहते हैं कोर्ट में, तो उस पर हम बात करेंगे, फिर विषयांतर होंगे। यदि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं तो यह राज्य की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। क्या सभी लाभार्थी आज भी आर्थिक रूप से उतने ही जरूरतमंद हैं?
खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि इस निमंत्रण में जब सभी लोग खा पी लेते हैं तो टुकुर टुकुर करते कुछ बच्चे कुछ महिलाएं जूठी पूड़ियों के लिए, जो कुछ बचा होगा सब्जियों के लिए, लाइन लगा करके देखते रहते हैं, बर्तन मांजते हैं और वह बासी पूड़ियाँ लेकर के जाते हैं, मौसम भले ही गर्मी का क्यों न हो। जिन परिवारों की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका है, क्या उन्हें स्वेच्छा से योजना से बाहर आना चाहिए? क्या सरकार द्वारा बनाई गई सब्सिडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास पर अधिक खर्च की जा सकती है? क्या मुफ्त राशन के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए? एक पक्ष इसका यह है कि समय समय पर समीक्षा आवश्यक है ताकि सहायता केवल वास्तविक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उन तक पहुँचे। गांव में चले जाइए तो वहाँ सामान्य रूप से दिखाई देगा कि लोग बुलेट से, थार से, लग्जरी गाड़ियों से राशन की दुकान पर, चूंकि अंगूठा लगता है, या तो मशीन लेकर के जाए, कोटेदार अंगूठा लगवाए और हमारे घर राशन पहुंच जाए। किसके घर पहुंच जाए? चलिए बता देता हूं। उसमें पंडित जी के घर, बाबू साहब के घर, राय साहब के घर, यादव जी के घर, चौहान जी के घर, कुशवाहा जी के घर, यहाँ तक लोग हैं और निचले स्तर पर भी सक्षम है, ले रहे हैं। मैं केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं नहीं लेता हूं भाई, इसलिए सीना ठोक करके मैं कहूंगा। हमने कहा तुम्हारा फोकट का राशन हमें नहीं चाहिए, हमें सीना ठोक करके आवाज उठा रहा है, इसलिए हम तुम्हारे इस राशन पर अपनी गरिमामयी आवाज को बंद नहीं करेंगे, जुबान हमारी बंद नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष यह है कि असंगठित क्षेत्र में आय अनिश्चित होने के कारण खाद्य सुरक्षा बनाए रखना भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ नागरिक मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। यदि प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 14 करोड़ मानी जाए तो इसका अर्थ यह है कि राज्य की लगभग 62.5% आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जी हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत मुफ्त खाद्यान्न पा रही है। यह दर्शाता है कि प्रदेश का हर 3 में से लगभग 2 व्यक्ति खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता तय की गई है। वह पात्रता क्या है, इसको भी जानिए, आप अपने को भी देखिए कि हम पात्रता के धारक हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि वाले और आयकर न देने वाले परिवार इसके पात्र हैं। समझ में आ गई बात? अगला है पात्रता के विस्तृत मानक। भूमि की सीमा और आर्थिक अर्हताएं निम्नवत हैं। परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यवार यह सीमा 1.2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, यदि इस मानक के बारे में हम और चर्चा करें तो सरकारी नौकरी, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। संपत्ति, परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, बस और वातानुकूलित जैसे एसी भी नहीं होनी चाहिए। भूमि की सीमा अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आवेदनकर्ता किसान के पास अकेले या संयुक्त रूप से 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि होनी चाहिए। राशन कार्ड के प्रकार क्या हैं और उसके लाभ क्या हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। अंत्योदय अन्न योजना, अंत का उदय, अंत्योदय माने जो सबसे अंतिम पादान पर है, उसका उदय कैसे होगा, यह अंत्योदय योजना। इसके अनुसार सबसे गरीब परिवारों के लिए इसमें प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल प्रतिमाह मिलता है। पात्र गृहस्थी अन्य गरीब और कमजोर परिवारों के लिए इसमें प्रति यूनिट सदस्य 5 किलो अनाज प्रतिमाह मिलता है। मित्रों, 1947 की गरीबी मुख्यतः भुखमरी और संसाधनों की कमी वाली गरीबी थी। अब हम आपको आज़ादी की तरफ ले चलते हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, ब्रिटानिया हुकूमत से हमने निजात पाया और खदेड़ करके, बलिदान दे करके, कैसे कैसे जेल की सलाखों में जा करके, और देखा जाए तो फिर बड़ी बड़ी यातनाएं झेला,
फांसी के फंदे पर झूले। उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो 1947 की गरीबी मुख्यतः भूखमरी और संसाधनों की कमी वाली गरीबी थी, जबकि 2026 की गरीबी अधिकतर आय, रोजगार और अवसरों की असमानता से जुड़ी गरीबी है। आज भारत खाद्यान्न उत्पादन और सामाजिक सुरक्षा के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन सभी नागरिकों को सम्मानजनक आय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना अभी भी बड़ी चुनौती हमारे लिए बना हुआ है। भारत सरकार ने गरीबी निर्धारण एवं उन्मूलन से संबंधित प्रमुख समितियां बनाई हैं, जैसे दांडेकर रथ समिति 1971, गरीबी के आकलन का प्रारंभिक अध्ययन जिसने किया, वाई के अलाग समिति 1979, पहली आधिकारिक गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, लक्ष्य दवाला समिति 1993, उपभोग और व्यय के आधार पर गरीबी के मापक का जो सूचकांक था, मापन करने का जो तरीका था, उसकी सिफारिश की गई। आगे अगर बढ़ा जाए तो सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय को गरीबी आकलन में शामिल करने की बात उस समिति के माध्यम से की गई है। आगे अगर बढ़ते हैं तो 2014 की बात करें तो सी रंगराजन समिति गरीबी रेखा के नए मानक को सुझाने का काम करती है। इसके अलावा योजना आयोग 1950 से 2014 तक गरीबी उन्मूलन की नीतियां और कार्यक्रम तैयार किया। फिर नीति आयोग बना। जब मोदी जी प्रथम चरण में देश के प्रधानमंत्री बने तो नीति आयोग उन्होंने बनाया 2015 में, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक PMI के आधार पर गरीबी का आकलन और उसे कम करने की रणनीतियों पर कार्य कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है? नीति आयोग। भारत में गरीबी निर्धारण के 3 प्रमुख आयाम अगर देखा जाए तो बताए गए हैं और 10 उसके संकेतक भी शामिल हैं। पहला है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, जो हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में मरेगा नहीं, उसको दवा का इलाज का अधिकार है। यह लोग जो दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड और यह हुआ इलाज का अधिकार, या कोई फोकट में नहीं दे रहे हैं, यह हमारा संविधान सम्मत अधिकार है। दूसरा है पोषण, तो और जिसमें बाल मृत्यु यह भी शामिल है, पोषण, बाल मृत्यु। अगला है शिक्षा, एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बच्चों के स्कूल की उपस्थिति, यह भी शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को पका पकाया भोजन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मिड डे मील बनाया गया, जिससे बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिले और उनकी पढ़ाई भी न छूटे। जीवन स्तर, लिविंग, जो जीवन स्तर है हमारा, खाना पकाने का ईंधन जिसमें उन्हें दिया गया है, गैस दिया गया है, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, घरेलू संपत्तियां। यदि कोई व्यक्ति परिवार इन संकेतकों में 1/3 यानी 33.3 या उससे अधिक अभाव झेलता है तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाएगा, यानी असली गरीब वही माना जाएगा, बहुआयामी। तो इन समितियों का मुख्य कार्य गरीबी मापने के मानदंड तय करना और सरकार को नीतिगत सुझाव देना था। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, आयुष्मान जिसका उल्लेख हमने किया, और आयुष्मान भारत के बाद ऐसी कई योजनाएं लागू किया है जो इस समय प्रचलन में है। आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी यदि देश बड़ी आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर है तो यह केवल सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं बल्कि विकास मॉडल की भी परीक्षा है। बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में बार बार होने वाली अनियमितताओं और पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में वर्षों तक लंबित भर्तियां, शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण, महंगी उच्च शिक्षा, बढ़ती महंगाई और युवाओं में बढ़ती निराशा के बाद हम देखते हैं तो इन परिस्थितियों में कुछ छात्र मानसिक दबाव का सामना करते हैं, कुछ क्या बहुलता में ही कर रहे हैं, और देश में समय समय पर छात्रों की जीवन लीला समाप्त करने की घटनाओं पर भी विचार किया गया है, जिसके कारण जटिल बहुआयामी देखे जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों पर हम बात करें तो 2022 में भारत में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या किया, जीवन लीला समाप्त कर दिया। आत्महत्या
करने वालों में युवाओं की संख्या अधिक थी। यह सामाजिक और शैक्षिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। 2022 में लगभग 59,000 युवाओं में 18-30 वर्ष की उम्र थी जिन लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया, जो कुल का 35% के लगभग हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीवन लीला समाप्त करने के कारण वैसे तो बहुआयामी है। इनमें गरीबी जनित पारिवारिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कठिनाइयां, आर्थिक तनाव, परीक्षा का दबाव, संबंधों में वैमनस्यता और तनाव, अन्य सामाजिक आर्थिक कारण इसमें शामिल हो सकते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022-23 तक लगभग 11.28% आबादी बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NFSA के लगभग 81.35 करोड़ लोगों में करीब 55% आबादी को खाद्यान्न का लाभ मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुआयामी गरीबों की संख्या से कहीं अधिक है। लेकिन इन आंकड़ों और ज़मीनी वास्तविकता में कितना अंतर है, यह ज़मीन पर उतरने से ही समझा जा सकता है। यानी अगर बैठ करके AC रूम में हम यह देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जाना पड़ेगा, भौगोलिक स्थिति देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने देखा है, आपको बता रहे हैं और हम कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, आपने खुद देखा होगा अपने अपने गांव में, और मैंने भी इसे नज़दीक से देखा है। तो सच्चाई परखने की आवश्यकता है जिसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल मुफ्त राशन देकर गरीबी का अस्थायी समाधान संभव है, या फिर सरकारों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, निष्पक्ष एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रियाएं, रोजगार सृजन, कौशल विकास, महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण, और जो कर्ज है वह कमीशन मुक्त कर्ज हो, भ्रष्टाचार मुक्त कर्ज हो, जिससे कि रोजगार स्थापित कर सके। नहीं तो उसी में युवा परेशान हो जाता है। और सब 15% तो आम बात हो गई है। सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए इन बिंदुओं पर, ताकि नागरिक सहायता पर निर्भर न रहे। इसके बजाय सम्मानजनक, जो संविधान के में डिग्निटी शब्द किया गया है, आजीविका अर्जित कर सके। कल्याणकारी योजनाएं ज़रूरतमंद के लिए आवश्यक हैं, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब लोगों को मुफ्त सहायता की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाए और वे श्रम एवं अवसरों के बल पर आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा करती है और अपनी पीठ थपथपा रही है। जिधर आप जाएंगे मुफ्त राशन, गरीबों को मुफ्त राशन, झोला घर घर में झोला। आप बताना क्या चाह रहे हैं? आप हमारा मखौल उड़ा रहे हैं देशवासियों का। किसके घर से आप अनाज दे रहे हैं? अपने दादा के घर से प्रधानमंत्री जी गुजरात से अनाज ले आ रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी जी ले आ रहे हैं, गोरखपुर मठ से ले आ रहे हैं, कि अमित शाह अपने संसाधनों से दे रहे हैं, कि मिलावटखोरी के आरोप को झेल रहे नितिन गडकरी दे रहे हैं, इसमें सहयोग दे रहे हैं, कि हम अपने पास से दे रहे हैं? कौन दे रहा है बताओ ना। तो इस तरह से आप मुंह नहीं चिढ़ा सकते। जिस तरह से आप लगातार और करोड़ों अरबों रुपए आपने खर्च कर दिया केवल प्रचार प्रसार में, मुफ्त राशन, गरीबों को मुफ्त राशन, 5 किलो राशन देकर के हमारा ही अनाज लेकर के हम ही को दे रहे हो, घुमा फिरा करके, और अपने मलाई काट रहे हो। ऐसे चलेगा कैसे? तो दोस्तों, यदि अस्थायी समाधान नहीं हुआ तो यह चिंता का विषय है। बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में नियमितताएं, भ्रष्टाचार, ग्रामीण पलायन, लोगों को तनाव में रहना, शिक्षा का बढ़ता व्यवसायीकरण और नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न आज भी व्यापक चर्चा का विषय बने हुए हैं, ज्वलंत प्रश्न है। आलोचकों का मानना है कि सरकार का मुख्य कार्य ऐसे वातावरण बनाना चाहिए जिसमें नागरिक सम्मानजनक रोजगार, जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, और फिर आर्टिकल 21 सहित अन्य जो अनुच्छेद हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर आय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत, न कि लंबे समय तक सरकारी सहायता पर निर्भर रहे। यह भी प्रश्न उठता है कि क्या किसी लोकतांत्रिक सरकार की सफलता का पैमाना करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देना होना चाहिए, या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें लोग मुफ्त राशन की आवश्यकता न पड़े, अर्थात रोटी पर हम आधारित न रहें। रोटी 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 दो, रोटी दो, रोटी दो खाना चाहिए, हम रोटी पैदा कर सकें। तो आज के दिन हमें यही कहना था दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है और आप बताइएगा
आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। 5 किलो मुफ्त राशन अनाज भूख से राहत दे सकता है, लेकिन वह बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन, शिक्षा की चुनौतियों या अवसरों की कमी का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। किसी भी सरकार का अंतिम लक्ष्य नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए, ताकि वे अपने श्रम, क्षमता, आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ आपके कमेंट हम आमंत्रित कर रहे हैं। आशा करते हैं आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।